अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आज का स्पेशल शो लाहौर शहर में कैदियों को जेलों में मिलने वाली सहूलियात, वो चाहे किचन की हों, हॉस्पिटल की हों या मुलाकातों की, वो तमाम आपको दिखाएंगे बनाम से। इस वक्त हम कैंप जेल में मौजूद हैं और ये दरवाज़ा जो है वो मुलाकातियों के लिए है। कैदियों के अपने रिश्तेदार प्यारे जो उनसे मुलाकात करने आते हैं, एक फ़िक्स टाइम होता है और यहाँ से वो अंदर जाते हैं। तो आए मेरे साथ चलें। नाज़रीन, ये है कैंप जेल का वो वेटिंग एरिया जहाँ पर जब कैदियों के रिश्तेदार उनसे मुलाकात के लिए आते हैं तो उनको टोकन दिया जाता है, जिसके बाद वो कैदियों से मुलाकात के लिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पर डेज़ फिक्स किए गए हैं। सुबह 8 से करीबन दोपहर 2-2:30 बजे तक मुलाकात का ये सिलसिला चलता है और मनशियात के कैदियों के लिए एक दिन है, किसी और जुर्म में वो कैदी हैं तो उनके लिए दूसरा डे मुख्तस किया जाता है। तो ये मेरे पीछे देखें कि आप तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही इन्हें टोकन मिलेगा फिर ये आगे जाएंगे और कैदियों से मुलाकात करेंगे। आइए आपको दिवाने का। अच्छा नाज़रीन, इसी इंतज़ार गाह में ये एक और पॉइंट है जहाँ पर अगर जिनका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि कैंप जेल में वो कैदी हैं जिनका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, जो मुल्ज़िम कहलाते हैं और ज़ेर हिरासत भी होते हैं, तो घर की तरफ से अगर कोई सामान आ रहा है, खाना आ रहा है, तो उसको यहाँ पर जमा कराया जाता है और उसके बाद चेकिंग के बाद ये अंदर भेजा जाता है। उस सामान को, खाने को, जो भी आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं उसको चेक करते हैं और फिर आप उसको चेकिंग के बाद आगे लेकर जाते हैं। अब हम जा रहे हैं मुलाकात शेड में, जहाँ पर एक हेल्पलाइन सेंटर भी कायम हुआ है। 1124 पे आप कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन बूथ नहीं है या काम नहीं कर रहा। नाकिस अगर खुराक मुहैया की जा रही है आपके कैदियों को मुलाकात के दौरान, अगर वो आपको बताते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। अप फ्रंट कंप्लेंट सेल कायम किया हुआ है कि घर वाले भी कंप्लेन कर सकते हैं कि जेल में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। नाज़रीन, अक्सर हम सुनते हैं कि कैदियों की या मुल्ज़िमान की मुलाकात उनके घर वालों से हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। तो ये है वो मुलाकात का शेड। जो बेंच के इस तरफ बैठे हैं वो रिश्तेदार हैं और जो जाली के उस तरफ हैं वो कैदी हैं और इंटरकॉम के ज़रिए ये बात कर रहे हैं, जो हम अक्सर मूवीज़ में या सीजन्स में देखते हैं। अमेरिकन जेलों के अंदर के इंटरकॉम के ज़रिए पूरा ग्लास लगा होता है और फ़ोन के ज़रिए बात हो रही है, और यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि ये साहब अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे इंटरकॉम के ज़रिए बात करते हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करते हैं कि जेल की फैसिलिटीज़ से वो मुतमईन हैं या नहीं। जी, तो नाज़रीन, मुलाकात का सिलसिला यहाँ पर जारी है मुलाकात शेड में, और जो सुपरवाइज़र हैं सप्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरी मुलाकात को सुपरवाइज़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये तो बड़ा लेटेस्ट सिस्टम है कि इंटरकॉम के ज़रिए बात कर रहे हैं कैदियों के साथ मुलाकात। कोई ड्यूरेशन रखा होता है कि कितने टाइम के लिए एक कैदी को अलाउ होता है? एक्चुअली जो मुलाकात होती है ये 30 लोगों की एक बैच होता है और एक बैच का जो दौरानिया मुलाकात का वो भी 30 मिनट है। उसके बाद ये हम सिस्टम स्विच ऑफ कर देते हैं, लोग खुद ही निकल जाते हैं बाहर। अंदर वाले अंदर की तरफ चले जाते हैं, बाहर वाले बाहर। इसके बाद फिर नेक्स्ट बैच आ जाता है 30 मिनट के लिए। और ये हर रोज़ की एक रूटीन है, रोज़ाना की ये रूटीन 3 बजे तक। जी, तो 7:30 बजे हम अंदराज शुरू कर देते हैं और 8 बजे मुलाकात शुरू हो जाती है और 3 बजे तक ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पर वो तमाम लोग होते हैं जो ट्रायल जिनका चल रहा होता है। जी, तो यहाँ कैंप जेल में वो भी कैदी हैं जिनके साल से ट्रायल चल रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं मतलब जिनके ज़्यादा केसेस हैं उनको भी ज़्यादा देर लग जाती है और वैसे ज़्यादा देर वाले इधर नहीं होते। अच्छा, कंप्लेन नंबर मैंने देखा जो आपने हेल्पलाइन, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। शफाफियत की एक मिसाल होती है ना कि आप ट्रांसपेरेंट। कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत आती हैं? जी सर, जी आती हैं, लेकिन वो हमने जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी मुख्तलिफ जगहों पे ये नंबर अवेज़ा किया हुआ है हेल्पलाइन का, और जिसको कोई मसला होता है, ज़्यादातर तो फेक होते हैं, लेकिन अगर किसी का जेन्युइन होता है तो हम उसको हल कर देते हैं। बिल्कुल सही सही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बड़ा हैरान हुई हूँ। अक्सर हम देखते रहते हैं डेवलपमेंट वगैरह चीज़ों की, ये सिस्टम जो इंटरकॉम का शुरू कर दिया और एक पूरा ऑटोमेटेड कर दिया कि 30 मिनट्स बाद बंद हो जाएगा, ये कब से चल रहा है? ये सिमल तकरीबन जब कोविड शुरू है तो उसमें बड़ा मुश्किल था कि लोगों की मुलाकात हो, मुलाकात के मामला बड़े मुश्किल थे, तो उस पर सबसे पहले यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया और ये बड़ा कामयाब रहा। यहाँ पे जैसे सप्तान साहब बता रहे थे कि 30 मिनट का दौरानिया है, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से 1500 लोग आते हैं जो मुलाकात के लिए आते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी था कि कोविड के दिनों में किस तरह मैनेज किया जाए।
बाहर भी लोगों को उन्होंने मैनेज करना होता था, तब SOPs पे बड़ा अमल दरामद करवाया जाता था। तो ये बेस्ट वे था, क्योंकि इससे पहले तो आपको पता है यहाँ पे जाली एक लगी होती थी और कैदी आपस में मुलाकात करते थे। और इस जेल पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था कोरोना का। क्योंकि बहुत सारे लोग तो फिर यहाँ पे इन्होंने ये किया कि शीशे लगा दिए और यहाँ पे हैंडसेट दे दिए। यहाँ पर मुलाकात के लिए कुछ रिलेटिव्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोई शिकायत आपको यहाँ पर? कुछ भी नहीं, अच्छे लोग हैं, मुलाकात करवा देते हैं। मुलाकात करा देते हैं। सप्तान साहब अच्छे लोग हैं, जब आते हैं मुलाकात करवा देते हैं। किससे मिलने आए हैं? बेटा है मेरा। बेटा? और ट्रायल चल रहा है? झगड़ा हो गया था जी। झगड़ा कितने दिन से है यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से? हाँ जी। और अभी केस नहीं चला, बस आते हैं, तारीख डाल देते हैं, फारिग कर देते हैं। तारीख 2 साल से आपका बेटा 2 साल से अंदर है। कितनी देर के बाद आप मुलाकात के लिए आते हैं? महीने के बाद आते हैं, 20 दिन के बाद आते हैं। लाहौर में ही रहते हैं आप? नाज़रीन, इस वक्त हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में मौजूद हैं। निसार साहब जो हैं वो भी रिहाई का प्रोसेस चल रहा है। कैदी रिहा हो रहा है आज? जी हाँ, ये 5 साल कैदी था जी हमारे पास, तो आज इसकी सज़ा ख़त्म हुई है। तो सिकंदर नाम है इसका, तो इसको भी मैंने रिहा किया है। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वारंट्स वगैरह, इसकी सारी तफसील है। ये हमारा रजिस्टर है जिस पे हम इसका सारा इंदराज करते हैं। तो उसके बाद फिर इसके पार्टिकल्स वगैरह को चेक करके उसको जो हमने रेमिशंस दी हैं उसको तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपके पास डाटा होता है जिसके ज़रिए पता लग जाता है कि ये फ़लाँ कैदी या फ़लाँ हवालाती का टाइम खत्म हो गया, या अदालत के पेपर्स आते हैं? नहीं, वो जो कैदी होता है ना, उसको तो अदालत की तरफ से सज़ा हो जाती है, तो एक ख़ास अरसे के लिए वो बाउंड हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जब अरसा उसका ख़त्म होता है तो फिर हमारे पास तो एक रजिस्टर होता है जिसमें मेंटेन रखते हैं इनका रिकॉर्ड ना, 3-3 माह की हम इनके ऊपर रिमिशंस लगाते रहते हैं। तो हमें पता होता है कि फ़लाँ डेट को ये कैदी रिहा हो रहे हैं, तो फिर हम उन डेट्स में फिर उनको रिहा करते हैं। रूटीन का ये हमारा मैटर। मैं इनसे बात कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सिकंदर साहब, 5 साल की सज़ा हुई थी आपको? हाँ जी। किस जुर्म में? जुर्म 324। 324 की बंद है? खैर वजह फैर मारे सी? हाँ जी। 5 साल मतलब किन्ने टोटल कितना अरसा रहे हो तुसी जेल दे विच? 5 साल पूरे कीते। 5 साल पूरे कीते ने ते अज तुसी घर जा रहे हो? जी। इन्ने अरसे तो बाद जी। कौन इंतजार कर रहे हैं? घर भैन भाई ने सारे, बीवी बच्चे ने। बीवी बच्चे हैं ने? रिश्तेदार ने। मुलाकात का सिलसिला चलता रहंदा सी जेल दे विच? तो जेल दी सहूलियात वगैरह सही सी, खाना शाना सही मिलदा? बिल्कुल ठीक। खुशी हो रही है तुहानू वैसे घर जांदे होए? खुशी भी है ते नहीं भी, क्योंकि इत्थे टाइम गुजारे है ते दिल नहीं इन्ना करता कि बाहर चले जाइए। अच्छा, इन्नी आदत हो जाती है? इन्नी आदत हो गई है, अच्छे अफसर ने अच्छा टाइम ना पास होया। लेकिन तुहानू यह है कि हुण दोबारा एहो जी कोई हरकत नहीं करनी? नहीं, इंशाअल्लाह इंसान करता नहीं, हो जाती है बात, मजबूरी तो होती है। इंसान कभी गलती नहीं करता। कितने देर आइशे हो? गुजरा ने। हुण इत्थे कौन लैन आया तुहानू? भाई आए होने। भाई आया होंगे रहने? चलो, तुहानू रिहाई मुबारक होए। अल्लाह ताला तुहानू हुण सीधे रस्ते ते चलाए, तुसीं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके नाल गुजार सको। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम ड्योड़ी, जिसे कैंप जेल में कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के बाहर आए हैं और यहाँ से हम किचन की तरफ चलेंगे क्योंकि लंच टाइम है, तो खाने की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, अब हम कैंप जेल के किचन की तरफ जा रहे हैं जहाँ सर इस वक्त खाना जी खाना जो लंच है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और जो नाइट मील है वो तैयार हो रहा है। और सर ये प्रोटोकॉल है एक? जी, ये एक मतलब प्रोटोकॉल है। चीफ साहब साथ होते हैं जब भी कोई विज़िट आता है, तो ये चीफ साहब, क्योंकि ये मतलब समझ लें कि ये मेन गाइड हैं, ये बताते हैं कि किस किस जगह पे, जिनको बता दिया कि किस जगह पे जाना है, जेल के कौन से हिस्से में जाना है, ये हमें लेके चलेंगे। रोटी प्लांट है, रोटी इसमें बनती है, ये आप देखिए, ये देखिए ये रोटी बन रही है। ऑटोमेटेड तंदूर जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ऑटोमेटिक तंदूर भी है, दूसरे तंदूर भी है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ताज़ा रोटी बनती है और यहाँ पे ओवन लगे हुए हैं जिसमें गर्म रहती है रोटी। चूँकि 4 से 5 हज़ार की गिनती है, तो उसको गर्म खाना देना एक बड़ी बात है, जान जोखों की बात है कि उसको कैदियों तक गर्म खाना पहुँचाया जाए। तो अभी ओवन भी ये दिखाएंगे, जो बड़े बड़े ओवन लगे हैं जिसमें ये रोटियाँ गर्म रहती है। अच्छा सर, ये जो खाना तैयार कर रहे हैं ये भी कैदी ही है? ये कैदी है। यहाँ फूड अथॉरिटी जेल में जो इनमेट्स होते हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती है, एक अंडर ट्रायल होते हैं, एक कन्विक्ट होते हैं। कन्विक्ट से मुराद वो जिनको ट्रायल के बाद सज़ा हो चुकी है, और
चूँकि ये जो सज़ा होती है वो कायदे बामशक्क़त होती है, मशक्क़त का मतलब उसने काम करना है जेल के अंदर। तो जो कैदी होते हैं वो काम करते हैं, ये अब किचन पे काम कर रहे हैं, इनकी ये मशक्क़त है। वो कैदी हैं जो तैयार कर रहे हैं और इनमें से जिनको जितनी सज़ा हुई थी, हाँ, वो जब जिनकी मियां साहब को सज़ा दी गई थी कि अपनी बैरक साफ़ करनी है, इसी तरह जिस कैदी को कैदे बामशक्क़त है उसने कोई काम करना है, कोई किचन का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई करवा रहा है, कोई इस तरह। मियां साहब को कहाँ रखा गया था? मियां साहब को कोट लखपत जेल में रखा गया था, सिक्योरिटी बैरक में। ठीक है। तो और उनकी मुशक्क़त ये थी उन्होंने अपनी बैरक खुद साफ़ कर ली। उन्होंने अपनी बैरक साफ़, ये उसकी वजह ये थी कि मेरी जब आला हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि अगर कोई कैदियों की पढ़ाई का काम देते हैं या कोई दूसरा काम देते हैं, अगर कोई इशू बन जाता है तो वो चूँकि पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो इसलिए उनको कहा गया था कि आप अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल की वजह से उनको अपने बैरक की मुशक्क़त दी है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। ये इस कमरे में ओवन है, रोटी वहाँ से फिर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। आज दाल गोश्त, ये दाल गोश्त, चने की दाल और गोश्त मुर्गी का। अच्छा, यहाँ पे ये लंच था आज, मिड डे मील लंच था ये ना। जब रात का खाना बन जाएगा फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, रात का भी पड़ा रहेगा जब तक आगे के दिन वाला फिर गया। हाँ जी, कोई भी आगे चेक करे। हाँ जी जी, सही बना हुआ है। हाँ जी, सही बना और रखना भी है। इसको शाम के खाने तक रखना है ताकि पता चले कि दोपहर को क्या बना था खाने में। ठीक है, ताकि कभी भी कोई भी मतलब बाकी जो था वो तो तकसीम हो चुका है, लोग खा चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पड़ा रहेगा शाम तक, जब तक शाम का बनेगा। जब शाम का खाना बनेगा इसमें फिर वो बोल में ना डाल के रख देंगे। अच्छा जी जी, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी, अब देखिए ना, अभी शाम का दोपहर का खाना तकसीम हो चुका है, मैं इसको चेक कर सकते हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी को जेल का खाना खाना पड़े, अल्लाह माफ़ करे जी। बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। सर, इसका भी स्टैंडर्ड चेक किया जाता है आपके प्रोटोकॉल्स में? इसको डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने चेक करना है, सुपरिटेंडेंट जेल ने चेक करना है, और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट किचन है उसने चेक करना है, और हमने रिपोर्ट लिखनी है चेक करके ना, इस रजिस्टर में रिपोर्ट लिखनी है, उसके बाद ये तकसीम होना शुरू होगा। और आपके पास ये सारा रिकॉर्ड होता है कि आज दोपहर को ये बना, आज रात को ये बना। लेकिन दोपहर का खाना दाल चना गोश्त मुर्गी रोटी जो स्केल में ये चेक करके, ताकि ये मेनू रिकॉर्ड भी रहे इसका। और ये है, ये ओवन है, ये ओवन है जिसमें रोटियां रखती हैं। अच्छा, रोटी तकसीम, रोटी गरम रखती है। हाँ जी, नहीं ये बहुत बड़ा ओवन है, इसमें रोटी रखेंगे ताकि तकसीम होने से पहले वो गर्म रहे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। और यहाँ से फिर वो, हाँ, इधर वो मैनुअली इसके पेड़े बनते हैं, आटा गूंदते हैं। बड़ा साफ सुथरा है सर। हाँ जी, और हाइजीन वाइज भी यहाँ पे कई दफ़ा फूड अथॉरिटी के विजिट हुए हैं, कोट लखपत जेल में भी, कैंप जेल में भी, हमेशा इनको एक कैटेगरी में रखा गया है। ये और नज़र भी आ रहा है भाई साहब, मतलब एक्चुअली ये मुंह की तारीफ नहीं है, क्योंकि जेलों की जब भी बात की जाती है तो अक्सर ज़हन में ही आता है कि वही सीधा सिस्टम होगा शायद, वही वो कॉन्सेप्ट जो था ना, एक पुराना कॉन्सेप्ट, वो अब टोटली चेंज हो चुका है। ये लस्सी है, ये जो लोग काम कर रहे हैं राउंड दी क्लॉक, इनके लिए ये लस्सी अवेलेबल है, बर्फ़ ठंडी है, बर्फ़ भी डली हुई है। ठीक है, ये देखिए कि गर्मी के इस मौसम में अगर वो काम कर रहे हैं, शाम तक इनके लिए लस्सी, जब किसी को प्यास लगे और वो संभाल कर सकते। और ये थ्रू आउट यहाँ पर अवेलेबल होती है जो लोग काम कर रहे हैं, जो कैदी बेसिकली काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। रोज़ाना कितनी रोटियाँ बनती हैं, कितना सालन बनता है, क्या काउंट है उसका? हमारी इस वक्त गिनती 3500 है। लंच में भी 2 रोटियां एक बंदे की, इवनिंग में जो इवनिंग मील है उसमें भी 2 रोटियां हैं, और जो लंच जो है ब्रेकफास्ट उसमें 1 रोटी है। टोटल एक बंदे की 5 रोटियां एक दिन में बनती हैं। तो थैंक यू जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी हुई है, और तकरीबन 3500 का काउंट बनता है जो थ्रू आउट द डे है वो मैनेज किया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन, जी, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बर्तनों को धो के इस जगह पे रख देते हैं। और आपके जो हॉल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं, यहाँ पर लोग जो बैरिक्स हैं वो अंदर हैं, खाना उन्हीं को वहीं पे मिलता है उनको। हर बंदे को उसकी जो जगह है, जो उसकी प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, उसी जगह पे मिलना है तीनों टाइम। बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत साफ़ सुथरा, और अभी तक की कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं है।
जैसे ही चीफ साहब जो है वो आवाज़ लगाते हैं अपने प्रोटोकॉल में, सब लोग रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं और इर्द गिर्द के जितने सिक्योरिटी वाले हैं वो मैं देख रही हूँ कि वो आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी आप देखें कि ये जैसे ही चीफ साहब ने आवाज़ लगाई, जो लोग रास्ते में थे वो वहीं बैठ गए और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ऑफिसर राउंड पर है वो गुजर जाए। ये 1 से 5 बैरक इसमें उनकी ये लॉन्चिंग है। नाज़रीन, ये देखें बैरिक नंबर 4AB, जिसमें कुल गिनती 99 है, अदालत में 12 और मेज़बान 87 हैं। और ये मेरे बैकग्राउंड पे आप वो तमाम बैरिक्स देख रहे हैं जो कैदी अपने अपने बैरिक्स में। एक बैरिक में कितने कैदी होते हैं सर? 200। एक बैरिक में 200 और एक कमरे में 3 से 4। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो हर बैरिक जो है वो अलग अलग है। इसी तरह से गर्मी में दरख्त बड़ी नेमत होती है। बहरहाल नाज़रीन, मेरे बैक पर आप देख रहे हैं ये वॉच टावर है जो सारे कैंप जेल का कंट्रोल है, इसके थ्रू मैनेज किया जाता है। नाज़रीन, कैंप जेल का आपने विज़िट किया जहाँ पर मोस्टली हवालाती यानी कि जिनके केसेस चल रहे होते हैं उनको रखा जाता है। और आप यकीन जानिए कि आपके साथ साथ मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि अक्सर फ़िरोज़पुर रोड से गुजरते हुए, जेल रोड से गुजरते हुए आप ये सोचते हैं कि इन बड़ी बड़ी दीवारों में जहाँ खारदार तारे लगी हैं अंदर क्या है। बहुत से मिथ्स हैं। फिर कुछ मिथ्स जो हैं वो टीवी और ड्रामे प्रूव कर देते हैं कि ओहो हो जेल तो ऐसी होती है, वो डार्क ट्विस्टेड सा एरिया। लेकिन मैं परेशान हो गई कि इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लियर और इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज किया हुआ जो मैंने आपके सामने रखा। इस पर हम बात करेंगे कि जेल की रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं, कब से की जा रही हैं, और जो 5 साल से आईजी साहब की लीडरशिप में कोट लखपत जेल और सेंट्रल जेल के अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं उसके पीछे विजन क्या था, इस पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईजी जेल खाना जात, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर पहले तो मैं मुझे कहते हैं ना कि परेशान हो गए कि आपका 180 पे एंगल घूम गया। मैं सोच रही थी कि बड़ा डार्क ट्विस्टेड सा एक एरिया होगा, बैरिक्स जब नज़र आएंगे तो बड़े ऐसे डर्टी से, लेकिन मैं परेशान हो गई। बैरिक से लेकर किचन तक हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, वेल मैनेज्ड। क्या मकसद होता है इसका? बेसिकली इन अदारों के बारे में मिथ्स है। वार्ड एरिया है, बाहर से अंदर एंट्री मना है, कोई देख अंदर पता नहीं है, ना मीडिया की अप्रोच है, तो लिहाजा मिथ्स बेशुमार हैं कि इस वार्ड एरिया के अंदर क्या होता है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ ओपन किया है ताकि लोगों को पता चले कि अंदर की दुनिया कैसी है और अंदर लोगों को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा रहा है। सो हम कॉलोनियल एरा से रिफॉर्मेटिव एरा की तरफ मूव कर रहे हैं। पिछले सालों में हमने बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया है। मसलन हमने प्रिजनर्स के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया है। पंजाब भर में इस वक्त 43 जेल्स हैं, हर जेल के अंदर वाटर चिलर्स लगाए हैं, वाटर कूलर्स लगाए हैं। अभी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है डेजर्ट कूलर लगाने की, और डेजर्ट कूलर लगा रहे हैं और असेस कर रहे हैं कितने डेजर्ट कूलर लगाए जाएँ। एग्जॉस्ट फैन लगाने शुरू किए हैं। प्रिजनर्स को मैट्रेसेस देने शुरू किए हैं और उनको अब इजाज़त है कि वो तकिए भी ला सकते हैं, मैट्रेसेस पहले ये अलाउड नहीं था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। सो वी आर मूविंग वेरी फास्ट। और PCO हमने बनाए हैं पंजाब की जेलों में। इस वक्त 38 जेलों में PCO फंक्शनल है। प्रिजनर जो से है ये अपने घरों में बात कर सकते हैं। पहले ये प्रोहिबिशन थी कि वो बात कर ही नहीं सकते, तो अभी हमने अलाउ कर दिया है कि 30 मिनट्स इन अ वीक वो अपने घर बात कर सकेंगे 5 नंबरों पे। अच्छा, इसके अलावा हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाया है जिसका कंट्रोल IG ऑफिस में है, और प्रिजनर्स के पास ये सहूलत है पंजाब भर के प्रिजनर्स के लिए कि वो वहाँ से कोड पुश कर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उनकी आवाज़ बाकायदा रिकॉर्ड होती है और यहाँ का चाको चौबंद स्टाफ उसे देखता है और फिर उसे पेन डाउन करके मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को देता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर हम उन कंप्लेंट्स को रिड्रेस करते हैं। और वो हमने बैनर्स देखे भी, जगह जगह लगे हुए, मैंने कल दिखाया भी। जी बिल्कुल। फिर
हम देखते थे कि जी मुलाकात करते वक्त बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो हमने शीशे लगा दिए, ब्लेसिंग्स टू द कोविड-19 कि उसकी वजह से ये आइडिया आया है कि जी क्यों ना इस तरीके का कोई इंतज़ाम किया जाए कि दरमियान में शीशा लग जाए, इंटरकम लग जाए और लोग आराम से बात कर सकें टेबल पे बैठ के, बेंच पे बैठ के। तो वो हमने किया है। फिर आपने देखा है कि हमने मुलाकातों को बड़ा सिस्टमाइज़ किया है और कंप्यूटराइज निज़ाम है, और ये हमें पता होता है कि जी इस प्रिजनर की मुलाकात पे कौन कौन आता रहा, कितनी दफ़ा आया, इसका केस कौन सी अदालत में चल रहा है, और इस तरह की बेशुमार इस्लाहात जो पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन। इससे पहले सिर्फ पीटीवी देखने की इजाज़त थी, अभी हमने लिबरलाइज किया है और प्रिजनर्स के लिए हमने बड़ी बड़ी LCDs लगाई हैं, अप टू 55 इंचज़ लगाई हैं, जबकि पहले जो बेटर क्लास प्रिजनर्स थे उनको भी 21 इंचज़ से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं थी। अब हमने सुप्रीम जेल को अथॉरिटी दे दी है कि डेजर्ट कूलर जो है वो प्रिजनर्स को अलाउ कर सकता है। पहले ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिलसिला था और आलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो सिर्फ बेटर क्लास को लगा के देते थे। अब आम C क्लास प्रिजनर जो है वो एप्लीकेशन दे के और डेजर्ट कूलर अपने घर से मंगवा सकता है और लगा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो भी लगा रही है, और अलीम खां फाउंडेशन का इसमें बहुत ज़्यादा काम है। अलीम खां फाउंडेशन ने सेंट्रल जेल लाहौर में डेजर्ट कूलर्स लगाए हैं कस्टमाइज्ड, और वहाँ वो अब गर्मी नहीं है जो दूसरी जेलों में है, और दूसरी जेलों में भी अब कूलर्स लग रहे हैं। और CM साहब ने, हमजा शहबाज साहब ने 50 कूलर जो से हैं अपनी पॉकेट से दिए हैं कोलक जेल कैदियों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और अब वो आजकल लग रहे हैं, और जैसे वो लगेंगे तो ये इंसान काफ़ी बेहतर। अच्छा बेग साहब, ये सारी चीज़ें बड़ी नई हैं कि कैदियों को अक्सर ये कहा जाता था कि इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन जो आप रिफॉर्म्स लाए और आप जो बता रहे हैं उनसे एक्चुअली ये फील हो रहा है कि एक्चुअली रिफॉर्म की साइड पर जा रहे हैं। मतलब उस कैदी को सिर्फ सज़ा नहीं देनी बल्कि एक बेहतर शहरी बनाकर जेल से निकालना है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। सो इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? इसके लिए बेसिकली माइंड सेट को चेंज करना था, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और हमने हर जगह स्टाफ को बताया है कि जी आप बेहतर तरीके से प्रिजनर्स को डील करें, बेहतर तरीके से रिफॉर्म करें। हमने बाकायदा साइकोलॉजिस्ट जो सी हैं ये भर्ती की हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, और ज़्यादा तादाद फीमेल्स की है, और पूरे पंजाब भर की जेलों में ये अब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करती है। अच्छा, तो और ये फैसिलिटी कैदियों के लिए? ये फैसिलिटी तमाम प्रिजनर्स के लिए है, और एट द सेम टाइम हमने रिफॉर्म किया है अपने स्टाफ को, उसका स्ट्रक्चर बेहतर किया है। हमारे वार्डर्स डिप्रेस थे, इनके एक तो ग्रेड बड़े कम थे, अब हमारा वार्डर जो है वो ग्रेड 5 से 7 में चला गया है, और हेड वार्डर ग्रेड 7 से 9 में चला गया है, चीफ वार्डर ग्रेड 9 से 11 में चला गया है, एट पार विद अदर डिपार्टमेंट। फिर सैलरी बड़ी कम थी, उसको हमने बेहतर किया है, और फिर प्रिजन फाउंडेशन को हमने यूज़ किया है। प्रिजन फाउंडेशन के ज़रिए जितने हमारे मुलाजमीन हैं, इनके बच्चे जब 65% या इससे ज़्यादा नंबर ले लें तो उनके लिए बाकायदा हम स्कॉलरशिप देते हैं, और उनके लिए किताबों का और बड़ा ज़रूरी होता है जी। और फिर हम एक नया ऐलान हमने किया है कि अगर किसी मुलाजम का कोई बच्चा 90% से ऊपर नंबर लेगा या 90%, तो अगली तमाम एजुकेशन का खर्च जो है वो प्रिजन फाउंडेशन बियर करेगी, ताकि बच्चे को ये ना हो कि मेरे वालिद की इनकम कम है और मैं किसी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकता। तो हमने ये भी फैसिलिटेट किया है, और स्पेशल तवज्जो दी है अपने स्टाफ के स्ट्रक्चर पर, ताकि ये डिप्रेस ना हो। अभी PM साहब ने बड़ी मेहरबानी की, और उन्होंने देखा कि जब ये कोर्ट में जाता है हमारा स्टाफ, तो बसों वैगनों में जा रहा होता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं, तो लिहाजा उन्होंने मंजूरी दी है कि एक टोयोटा हाइएस हर जेल को दी जाए, ताकि जब स्टाफ ने सुबह कोर्ट में जाना है तो उसके अंदर बाइज़्ज़त तरीके से जाए। और सिमिलरली एम्बुलेंसेज जो सी हैं वो अलाउ की हैं PM साहब ने और CM साहब ने पंजाब भर के लिए, कि एम्बुलेंस जेल के बाहर खड़ी रहेगी और उसे ऑपरेट 11 2 का स्टाफ करेगा, और फिर हमारे स्टाफ को भी उसी पैरेलल पे उसी तरीके से वो ट्रेन करेगा, ताकि अगर प्रिजनर के लिए कोई एमरजेंसी हो जाती है तो फौरी तौर पर उसे बाहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। और IG साहब, इसमें आप जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं, ये ड्रास्टिक इकदाम पिछले 2-2.5 महीनों में ज़्यादा हुए हैं। उससे पहले शायद ऐसा लग रहा था कि उतनी तवज्जो नहीं आ पा रही थी इस डिपार्टमेंट की तरफ। दिस इज अ ब्लेसिंग इन अदर वर्ड्स के
मौजूदा पीएम और सीएम जो उनसे हैं अनलकीली जेल में रहे, उन्होंने डायरेक्ट मुशाहिदा किया कि प्रिजनर्स की प्रॉब्लम्स क्या है और उसका फ़ायदा हुआ। डायरेक्ट उन तकालीफ को महसूस किया कि प्रिजनर्स प्रैक्टिकली कौन सी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और आप देखें कि पीएम साहब ने हल्फ उठाते ही पहला विजिट कोट लखपत जेल का किया। जी जी जी। सीएम साहब ने हल्फ उठाते ही पहला विजिट कोट लखपत किया और उन तमाम प्रिजनर से वो मिले, गले मिले, घुल मिल गए, जिनके साथ वो रहे थे, जिनके साथ वो कन्फाइंड रहे थे, उनकी प्रॉब्लम को सुना और उन्हें हल करने का वादा किया और प्रैक्टिकली इक़दाम उठाए। अब जिम जोन से हैं पंजाब की जेलों में इस वक्त लगाए जा रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ एक बहुत बड़ा इशू था और पंजाब भर की जेलों में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो सी हैं वो नए सिरे से तरतीब दी जा रही है। अभी डॉक्टर्स तो होते हैं लेकिन आप इमेजिन करें कि एक डॉक्टर 4000 प्रिजनर्स को कैसे मैनेज कर सकता है 24 घंटे के लिए, वो भी कैसे कर सकते हैं। सो वो सीएम साहब ने और पीएम साहब ने इस प्रॉब्लम को फील करते हुए पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज करने का हुक्म और ये बड़ी अच्छी बात है जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा कैदियों को हो रहा है। इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर प्रिजन्स का चेंज हो रहा है और इसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर दिया जा रहा है कि वहाँ से डॉक्टर्स आएंगे, वहाँ से पोस्ट होंगे और वहाँ से जाएंगे, फिर बाकायदा ड्यूटी रोस्टर फॉलो किया जाएगा। जस्ट लाइक वो BHU की तरफ पे वो काम करेंगे और अटैच होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। फिर मेडिसिन को प्रोक्योर करने का बहुत बड़ा इशू था कि किस तरीके से मेडिसिन को प्रोक्योर किया जाए, कैसे किया जाए। बजटरी इशूज थे, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पीएम साहब ने और सीएम साहब ने हल किया है और हमारी जितनी मेडिसिन है वो इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोक्योर कर रहा है। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया है, तो नेक्स्ट हम सिर्फ उन्हें डिपार्ट देंगे और वो हमें मेडिसिन। अच्छा ठीक है। तो इस तरह बेटर क्वालिटी की मेडिसिन जो सी है हर जेल के अंदर प्रिजनर्स के लिए अवेलेबल। बिल्कुल सही। अच्छा आईजी साहब, जिस तरह पॉलिटिकली कैदी होते हैं जिनका हाई प्रोफाइल होता है, जैसे पीएम साहब सीएम साहब जेल में रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल बैरक होता है या ये आम कैदियों की तरह आम सेल्स में रहते हैं? देखिए रहते तो आम कैदियों की तरह है लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सेंसिटिव प्रिजनर्स के लिए अलग इंसान किया जाता है। आइसोलेटेड होते हैं बाकी कैदियों से? जी सेपरेट होते हैं। आइसोलेशन शायद डिफरेंट वर्ड है, तो सेपरेट होते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके और सही तरीके से ये रह सके, क्योंकि बेशुमार चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल। अभी तक की जेल में जिनको हुई है उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब को AC अलाउड हुआ था जेल के। बेसिकली तो हम ये कह लें कि आज तक किसी को भी AC अलाउड नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं किया, ना डिपार्टमेंट ने किया। उनका हेल्थ इशू था और मेडिकल बोर्ड ने उनको AC ये कहा था कि कूलिंग एनवायरनमेंट में रखा जाए, तो इसलिए। अच्छा सर, अब फ्यूचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी आपकी रिटायरमेंट भी थोड़ी सी करीब है, लेकिन प्लान्स क्या हैं आपके? क्या क्या चीज़ें ऑन बोर्ड हैं जो आपने तहिया किया हुआ है कि ये मैंने करके जानी है? मैंने 5 साल दिए और मैं 5 साल की सर्विस में मैंने बड़े काम किए, लेकिन ये करके जाना। देखिए मेरा कैरियर सबके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। I tried my best for the welfare of the staff and for the welfare of the prisoners. और मैं चाहूँगा कि जो हमारे PM साहब का CM साहब का विजन है, जो गवर्नमेंट का विजन है, उसे उनके मुताबिक चेंज किया जाए। और इस वक्त हम रूल्स को चेंज करने पे काम कर रहे हैं और हर चीज़ पे तो जो है हमारी हेल्थ इशू पे तो जो है, सर्विस स्ट्रक्चर पे तो जो है, फीमेल हमारा जो स्टाफ है उनके सर्विस स्ट्रक्चर पे तो जो है, अगर किसी का कोई अजीज़ जेल में फौत हो जाए तो उसको कैसे फौरी तौर पे रिलीफ देना है, बाहर निकालना है, उस पे तो जो है। सो CM साहब ने एक प्रिजन वेलफेयर कमेटी बना दी है जो प्रिजनर्स की वेलफेयर का देख रही है और एक लीगल कमेटी बना दी है कि वो लीगल इश्यूज़ को देख रही है कि ये सबको किस तरीके से लेके आगे बढ़ा। तो काम इसी तरह से इंशाल्लाह आई होप के चलता रहे। और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहे थे, लेकिन मैं उनको दे देती हूँ कि उन्होंने अपने 5 साल के टेन्योर में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इससे पहले भी मैं उनके इंटरव्यू करती रही हूँ और बहुत सी चीज़ें हम हाईलाइट करते रहे, लेकिन ख़ुद जाकर चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत ही डिफरेंट था।
देखना और फिर दिल से तारीफ़ निकल रही थी कि आईजी साहब ने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त, और फिर दुनिया को देखने का मौका भी मिल रहा है। तो सेंट्रल जेल तो हमने आपको दिखाई, अभी हम आपको लिए चलेंगे कोट लखपत जेल, लेकिन चूंकि पता है आपको टाइम ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह कल आप कोट लखपत जेल का दौरा करेंगे और ये जो सारी बातें जैसे आईजी साहब बता रहे थे कि किचन से लेकर जिम तक, हॉस्पिटल से लेकर वहाँ जो सिस्टम कायम है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।